हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे ये एक नया लाइक वन शॉट रिवीजन का वीडियो। मुझे मालूम है अभी आपका लाइक पार्ट टेस्ट सीरीज शुरू है। आपके बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक 12th के बच्चों को 12th के बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है। तो लाइक आप लोगों के दिमाग में ये एक सवाल आता है, सर इतनी सारी रिवीजन हम इतने कम टाइम में कैसे करते रहे। तो उसके लिए हम लोग जो आप लोगों को लाइक ऑफलाइन में बताते ही है कि आपको अपनी मेथड डेवलप करनी है, पर बहुत बार आप लोगों को लगता है कि ये करे वो करे। तो सबसे बेस्ट है कि कहीं कहीं पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वन शॉट रिवीजन करते रहे। दिस वन शॉट रिवीजन का बेसिक पर्पज है आपको उस चैप्टर की सारी कंसेप्ट्स के बारे में एक क्विक रिव्यू देते हुए जाना है, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठोगे या उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बैठोगे तो आपके दिमाग में कहीं पे भी कंफ्यूजन ना आए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 12th का आपका जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मुझे मालूम है उस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें है, और जिसपे आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को मालूम है नीट के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 से 9 भी क्वेश्चंस इस पे आते हैं, मतलब आप पकड़ लो 9 to 10% वेटेज है इस चैप्टर का। तो वन ऑफ द वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स में हम उसको कंसिडर करते हैं। इसीलिए मैं ऐसे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन डालने वाला हूँ जहां पे बहुत ज्यादा गलती होती है या बहुत ज्यादा वो वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट। अब देखो, चैप्टर के सारा का सारा चैप्टर भी शायद जरूरी नहीं है। इसमें से जो थियोरेटिकल पार्ट है या जो सिर्फ आप रटकर कर सकते हो या होता है बहुत इजी है, उस पर हम टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप पूरा देखते बैठोगे बहुत बड़ा वीडियो होगा। लाइक आप 2 ढाई 3 घंटे देखोगे तो आपका उतना टाइम चला। मैं यहाँ पे फोकस इस बात पे कर रहा हूं कि इस चैप्टर की जितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, कंसेप्ट होगी वहां पे, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को जेनेटिक कोड को कैसे लर्न करना है उसकी एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। हाँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। आपको एक ट्रिक मिलने वाली है जिससे आपको ये लाइक जेनेटिक कोड को याद रखने के लिए बहुत आसानी होगी। मैं पहले ही बता देता हूं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए। इट मे नॉट कंटेन द एंटायर चैप्टर, हाँ, बट वॉट एवर इज देयर इन द वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाँ, चलो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। देखो ये हम लोगों ने कुछ फ्लैश कार्ड जैसे बनाए थे, उन्हीं के हिसाब से मैं आप लोगों को या उसी के हेल्प से बताऊंगा, ताकि आपके पास ये फ्लैश कार्ड ऑलरेडी है तो आप फ्लैश कार्ड टू फ्लैश कार्ड ये वीडियो के साथ भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहले हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस लाइक हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी इनहेरिट from generation to generations, like some of the things that we have inherited from our like parents, some of we will give it to our next generation also. So this is nothing but the inheritance. अब ये इनहेरिटेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग पास ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है जो हम लोग पास ऑन करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों में एक यूनिफॉर्मिटी। चल देखते। तो इसकी जब जर्नी शुरू हुई एक्चुअली बहुत पुराने टाइम से लोग इसके पीछे थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को समझ में आया कि देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स आएगी, उसके साथ साथ छोटी छोटी कंसेप्ट भी आएगी। हाँ, न्यूक्लिक एसिड जब बोलते हैं तो दीज आर नथिंग बट द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इंक्लूड्स बोथ डीएनए प्लस आरएनए। आप लोगों के दिमाग में होता है न्यूक्लियोटाइड मतलब सिर्फ डीएनए, ऐसे नहीं है। न्यूक्लिक एसिड या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आएगा तो इट विल बी डीएनए एज वेल एज आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में दोनों आते हैं, सिर्फ एक को हम कंसिडर करके छोड़ते नहीं है। इट विल इंक्लूड द बोथ डीएनए प्लस आरएनए। These are the polymers of nucleotides. DNA, it is a genetic material in most organisms, while it is the genetic material in some of the viruses.
बराबर है। डीएनए लाइक वायरस में भी डीएनए हो सकता है, ऐसे नहीं है, हाँ, बट हाइयर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल करके डीएनए ही होता है। तो डीएनए या आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनते किस चीज से, ये समझना जरूरी है हम लोगों को। देखो टाइड, उसके स्पेलिंग में टी आया है, देखो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोटाइड, तो उसके 3 कंपोनेंट होना जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड में टी आया है, देखो यहाँ पे ये टी आया है, तो उसमें 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, न्यूक्लियोटाइड, उसके याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में आप लोग बहुत बार टाइड साइड पे लाइक गलती करते हो, हम लोग देखने वाले नीचे जाकर। तो उसके 3 कंपोनेंट कौन से है? पहला है फॉस्फेट ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। अब देखो ये आपको याद रखना जरूरी है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इसका रेफरेंस आने वाला है। फॉस्फेट ग्रुप पे जो लाइक फॉस्फेट ग्रुप होता है ना हमारा PO4 3-, और फॉस्फोरिक एसिड बुलाते हैं हम, लाइक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप बोला है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइक निगेटिव चार्ज भी आता है एंड लाइक इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड, तो ये एसिडिक इन नेचर भी बन जाता है। उसके बाद होते शुगर्स, द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड इज अ शुगर। अब यहाँ पे 2 टाइप की शुगर्स है, दोनों के दोनों पेंटोस शुगर्स है। वन इज लाइक डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड अनदर वन इज द राइबोस शुगर। तो पहली दी है हम लोगों को यहाँ पे राइबोस शुगर, यहाँ पे है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी और ऑक्सी मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एज ये देखो आप लोगों को मैं यहाँ पे ना कंपैरिजन में दिखाता हूँ, देखो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, पेंटो शुगर है 5-5 कार्बन की, दोनों में सेम ही है। दोनों में डिफरेंस कहां पे दिख रहा है? देखो ये जो सेकेंड कार्बन है उसमें देखो ये सिर्फ डीएनए में हाइड्रोजन है, वाइल आरएनए में या राइबोस शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक एक्स्ट्रा ओ है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। So because of presence of OH group, it is more reactive and less stable, and because of absence of that O or the OH group, it is less reactive and more stable. This is one of the reason why most of the living organism has DNA as a genetic material, as DNA, because it is more stable. हाँ, and third component है हमारा nitrogen bases. Like the nitrogen bases are of 2 types. First one is the purines and another one is the pyrimidines. ये ऐसे 2 टाइप होते हैं। अब लाइक ये दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इनमें देखो ये लाइक नाइट्रोजन बेसिस सी बुलाते हैं हम इनको, डायरेक्टली नाइट्रोजन बेसिस है। तो देखो यहाँ पे एडेनाइन है, इनमें देखो टोटल 9 लाइक 2 रिंग्स है, नाइट्रोजन है, और इसके ऊपर देखो लाइक अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे देखो अब अगर देखोगे ना थोड़ा सा ध्यान से, तो दोनों का पेरेंट रिंग सेम समझ होगी, इनके साइड चेन में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, या आप बोल सकते हो कि डबल, लाइक कार्बन नंबर फिक्स रखते हैं हम लोग यहाँ पे जब पढ़ते, तो सेकेंड कार्बन को यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन को NH2 ग्रुप नहीं है, 6th कार्बन को है, बट यहाँ पे 6th कार्बन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, डबल बॉन्ड हो गई। तो ये प्यूरिन्स है, लाइक दोज आर एडेनाइन एंड गुआनिन, दीज आर द 2 प्यूरिन्स। एंड देखो पिरिमिडिन्स, देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ पिरिमिडिन्स। साइटोसिन, देखो ये तीनों में सिंगल रिंग है, इसमें दोनों में 2-2 रिंग्स थी, इसमें सिंगल रिंग है। साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। साइटोसिन इज नथिंग बट ऐसे होता है, देखो इसके सेकेंड कार्बन को कार्बोक्सी ग्रुप है एंड 4th कार्बन पे लाइक NH2 ग्रुप है। यहाँ पे देखो यूरासिल में क्या होता है, दोनों सेकेंड एंड 4th दोनों पे कार्बोक्सी ग्रुप है। थायमिन में देखो क्या होता है, लाइक ये देखो यूरासिल जैसे ये, सिर्फ इसमें 5th कार्बन पे लाइक एक एक्स्ट्रा मिथिल ग्रुप है, इसीलिए बहुत बार उसको बुलाते हैं हम लोग 5-मिथिल यूरासिल, 5-मिथिल यूरासिल। अब देखो इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान देनी है बच्चों, यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, थायमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, एंड
cytosine is present in both DNA as well as RNA. ये देखो, ये आप लोगों को समझ में आना जरूरी है दोनों में। देखो एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड आरएनए में, बट साइटोसिन इज प्रेजेंट इन द बोथ डीएनए आरएनए, यूरासिल इज ओनली इन द आरएनए एंड थायमिन इज ओनली इन द डीएनए। बात समझ में आई? यहां तक ही हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखेंगे हम न्यूक्लियोटाइड का केमिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखो कैसे होता है ये न्यूक्लियोटाइड एंड साइड। देखो जब साइड आई तो उसमें दो ही चीजें होंगी, कौन कौन सी होगी? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और टाइड में तीन होगी, उसमें ये फॉस्फेट भी आएगा। देखो यहां से हम लोग कैरी कर रहे हैं। अब देखो इनमें प्रेजेंस कैसा है और इनमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपको बहुत समझना जरूरी है। देखो ये राइबोस शुगर है। अब देखो ये अपनी पेंटोस शुगर है। यहाँ पे अभी हमारी डीएनए वाली डीऑक्सी राइबोस शुगर दिखाई है। हाँ, यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन बेस दिखाया है। ये कौन सा नाइट्रोजन बेस दिखाया है? एडेनाइन दिखाया। दिस नाइट्रोजन बेस इज कनेक्टेड टू द शुगर। आरएनए भी ऐसे ही होगा, कनेक्ट होगा बाय मीन्स ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्यूरिन टू 9 एंड pyrimidine 1:1। मतलब कैसे होता है? यहाँ पे नाइन्थ पोजीशन के साथ है, वहां पे जब होगा तो 1:1 में होगा। यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट कार्बन टू 9th एंड वहां पे फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर टू द फर्स्ट नाइट्रोजन, वहां पे नाइट्रोजन ही आता है बाय डिफॉल्ट। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से हमने देखा है। हाँ, इन दोनों में। अब देखो ये हमारा जो शुगर है दैट इज कनेक्टेड टू द फॉस्फेट ग्रुप, that is connected to the phosphate group by means of phosphoester bond। ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आगे जाकर मैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पे ये सिर्फ फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। हाँ, भूलना नहीं बच्चों, गलती होती है, मार्क्स चले जाते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। अब देखो ये जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस है वो न्यूक्लियोसाइड, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में एंड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, उनको हम कैसे बोलते हैं इसका एक बहुत बढ़िया टेबल हम लोगों ने आपके लिए दिया है। देखो एडेनाइन ये नाइट्रोजनस बेस आया, अगर वो न्यूक्लियोसाइड मतलब दो ही आए, हाँ, और वो आरएनए में आया तो न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए इज एडिनोसिन एंड न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए इट विल बी डीऑक्सी एडेनोसिन। देखो दोनों में साइड में इतना ही डिफरेंस आएगा क्योंकि दोनों की शुगर में सिर्फ एक राइबोस शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर। हाँ, तो ये एडिनोसिन बना तो डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में मतलब अब फॉस्फेट ग्रुप आया ना, एसिड आया, तो ये बन जाएगा एडेनिलिक एसिड, ये बन जाएगा डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। सेम फॉर द ग्वानिन, गोनोसिन, डीऑक्सीगोनोसिन, गोनिलिक एसिड, डीऑक्सीगोनिलिक एसिड। Same for the cytosine, which is citidine, deoxycitidine, citidylic acid and deoxycitidylic acid. अब थायमिन में देखो, थायमिन इज absent in RNA, तो nucleoside and nucleotide in RNA will not be there. There will be only deoxymethidine and deoxymethylic acid. And यूरासिल में देखो कैसा होगा, यूरिडीन, यूरासिल इज absent इन डीएनए, तो यहां पे कुछ नहीं होगा एंड दिस विल बी द यूरिडिलिक एसिड। आई बात समझ में? चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखो यहां से देखो अब उनकी पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, तो ये कैसे बनेगी? देखो ये आप ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अपना जो सॉरी यहाँ पे देखो ये हमारा है नाइट्रोजन बेस, ये हमारी है शुगर, हाँ ये है फॉस्फेट ग्रुप, बराबर है। ए टी जी सी ऐसे चार नाइट्रोजन बेसेस दिखाए आप लोगों को, एक साइड की दिखाई है। अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन
3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ये हम ऐसे क्यों बुलाते हैं मैं समझाता हूं। देखो जब आप पूरी चेन देखोगे, हाँ पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन देखोगे, तो एट द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, हाँ एक साइड के न्यूक्लियोटाइड पे ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिलाइन, ये OH वाला तीसरे कार्बन वाला, वो फ्री ही होगा हर वक्त, क्योंकि उसके आगे तो कुछ उसको अटैच नहीं। वो हम एंड वाला देख रहे हैं, कितने भी हो बीच में, 2 हो, 10 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, कितने भी हो, पर उसका जब एंड आएगा तो दैट विल बी फ्री। तो उसको हम लाइक 3 प्राइम एंड विल ऑलवेज कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और वैसे हम जब जाएंगे ये 5th कार्बन पे आएगा, ये 5th कार्बन पे हम लोग बोलेंगे दैट इज द 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। जब उसका दूसरा एंड आएगा उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, एक एंड को आएगा 3 प्राइम और द 3rd कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके अपोजिट एंड को आएगा 5वें कार्बन पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप। और इन दोनों के बीच में, एडजेसेंट दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बुलाएंगे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और उनके वहां पे होगा बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। यहाँ पे दे आर लाइक जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर है, दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि उसके इस साइड को भी, हाँ अगर ये डीएनए है तो उसके इस साइड को भी सिमिलर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, जो हम लोग आगे जाकर देखेंगे ही। There are certain important points to remember. Friedrich Miescher in 1869 identified DNA and named it as a nuclein. उसने इसको एज एसिडिक सब्सटेंस करके सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की। क्या होता है मैं डिटेल वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी इसमें नहीं, हमें वन शॉट में इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। वॉटसन एंड क्रिक, दे वर द फर्स्ट वन टू deduce the double helix model of DNA. Erwin Chargaff, he was a mathematician by studies, और उसने उस वक्त बताया इन डबल स्ट्रैंडेड DNA ratios between A and T and G and C are constant and equal to 1। ये हमें एरविन चारग्राफ ने बताया था। हाँ अब देखो इसके पीछे उसका रीजन क्या था। A pairs with T एंड G pairs with C, ये उसको मतलब वहां तक हम लोगों को पता चल चुका था। अब मैं इसको A pairs with T with डबल बॉन्ड एंड G pairs with C with a ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोगों को पता चला कि इन DNA एंड RNA A and T and G and C should be constant and they should be equal to 1 ultimately। अब देखेंगे हम डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जहां पे आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इट इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, इट इज एंटी पैरेलल। इसका मतलब देखो आपको ये एक साइड पे, दिस साइड पे, ये जो मैंने ब्लू कलर से निकाली है वो, और ये एक ऐसी दो चेन दिख रही है। अब देखो इसके अपर एंड पे 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप आया है, पर इसके अपर एंड पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया है। इसके लोअर एंड पे 3 प्राइम और द 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया है, और यहां पे 5वें कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप आया है। तो देखो व्हेन दिस टू स्ट्रैंड्स दे रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर मतलब 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम आएगा, 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम आएगा, हाँ दोनों ऑपोजिट साइड। They are complementary. One chain has polarity 5 prime to 3 prime and another has the 3 prime to 5 prime. इसको प्राइम बुलाना, डैश मत बुलाना। हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। यूनिफॉर्म डायमीटर होता है इसका अगर डायमीटर देखोगे ना तो दैट इज यूनिफॉर्म विच इज 20 एंगस्ट्रॉम। वन प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ अ pyrimidine। मैंने देखा ना, A पेयर्स विथ T एंड G पेयर्स विथ C, ये कांस्टेंट ही है पेयरिंग। डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आता है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इस बेस पेयर से लेके इस बेस पेयर का डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर लिखोगे सो दैट विल बी द 3.4 एंगस्ट्रॉम। बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट। यहां पे आप लोगों को अब पता चलेगा ये बैकबोन है, एंड नाइट्रोजन बेसिस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इनवर्ड। The steps are like a base pairs. Stability of helical structure, ये स्टेबल क्यों रहता है
तो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है एसर्शन रीजन के लिए, लाइक बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू अपोजिट बेस पे बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। इसके और इसके बीच में नहीं होगा, इसके और इसके बीच में होगा। दो स्ट्रैंड के सामने सामने जो आने वाली लाइक नाइट्रोजन बेसिस है, उनमें क्या होगा, उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऊपर नीचे वाले में नहीं होगा। एंड इन डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। इसमें क्या होता है, देखो इसका प्लेन जो है ये इसके ऊपर, मतलब इसका प्लेन इसके ऊपर, इसके ऊपर इसका प्लेन, ये एक के ऊपर एक, मतलब वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते प्लेन्स। लेकिन प्लेन भी कैसे करते हैं एक दूसरे को, ऐसे 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 एक के ऊपर वो एक स्टैक हो जाते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द केस ऑफ लाइक यूकैरियोट्स, क्यों ये जरूरी है, देखो यूकैरियोट में लाइक जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, दैट इज कंप्लीटली लाइक कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है, एक तो सेल छोटी, उसके अंदर न्यूक्लियस छोटा, उसके अंदर हमारा पूरा डीएनए। और आप लोगों को अगर याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेल के वक्त, हमारे एक सेल में नियरली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। अब उसको कुछ माइक्रोन वाली सेल में, उसके अंदर न्यूक्लियस में भरा कैसे जाता है, ये समझना जरूरत है। उसके लिए हम लोग करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, बुलाते हैं उसको कि कैसे पकड़ा, लाइक बिठाया गया है यहाँ। तो ये पैकेजिंग के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर यूज, देखो यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, ये सर्कुलर दिखाए, वो हिस्टोन ऑक्टामर दिखाए। अभी इतना ही जरूरी है, जब हम ये चैप्टर डिटेल में करने वाले हैं ना, लाइक मल्टीपल लेक्चर्स में, तब मैं आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, हिस्टोन विच इज पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन which are rich in lysine and arginine, these are basic amino acids organized into the octamer, चार 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 के दो ग्रुप में आ जाएंगे। डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। देखो ये सारा डीएनए है आपका, हाँ ये इसके। अब देखो एज द हिस्टोन ऑक्टामर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, अभी देखा ना, तो उन दोनों में पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन करके वहां पे कंप्लीटली रैपिंग हो जाता है। दिस इज नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कॉम्पैक्शन, जिसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम constitutes repetitive unit of the chromatin and view under the microscope as a beads on string structure। आप एनसीईआरटी में ये डायग्राम देख लो, beads on structure तो ठीक ऐसे दिखती है। देखो अगर वो देखनी है तो, अरे यार गलत गलत है, ये एक एक बीड जैसे दिखेगा, बीड मतलब छोटा छोटा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन बोला था, ये अब देखो ये कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन बन जाएगा। यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, लाइटली स्टेन्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है थोड़ी देर बाद हम देखने वाले हैं। while the heterochromatin is tightly packed, darkly stained and transcriptionally inactive होता है। पैकेजिंग इन द प्रोकैरियोट इज कंपैरेटिवली इजियर, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं है, बट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। वहां पे उसको पैकेज करके विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स उसको न्यूक्लियोइड में लाइक पैकेज करके रखा जाता है, पूरे सेल में फैलता नहीं, इवन दो देयर इज नो न्यूक्लियस। ओके, सेंट्रल डोगमा, देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका रेफरेंस हम लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी आने वाला है, which was proposed by the Francis Crick। According to this central dogma, डीएनए मतलब सेंट्रल डोगमा मतलब क्या, जो सेल में, हर सेल में होने वाली एक प्रोसेस के बारे में डीएनए होता है। इसी डीएनए को सेल एमआरएनए में कन्वर्ट करती है, और एमआरएनए को हम लोग मतलब अल्टीमेटली सेल कन्वर्ट्स इनटू द प्रोटीन। इसको हम बुलाते हैं सेंट्रल डोगमा। जहां पे डीएनए से भी डीएनए बना जाता है, उस प्रोसेस को बुलाते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को बुलाएंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बुलाएंगे ट्रांसलेशन। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखवा कर दिया है, मतलब फ्लैश कार्ड में दिया है। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, और उसको हम बुलाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एचआईवी। हाँ,
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो हम देखेंगे जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नाम का चैप्टर देखेंगे, तब उस वक्त देखने वाले हम लोग। अब देखो लाइक सब पूरी दुनिया को इतना तो इनिशियली पता चल चुका था कि लाइक देयर इज अ सम मटेरियल इज ट्रांसफर्ड। तो ये मटेरियल जो ट्रांसफर होता है वो क्या है? हाँ, तो ये जेनेटिक मटेरियल के पीछे पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे थे। उसमें से सबसे पहला था अपना फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का। उसने सबसे पहले देखा कि ट्रांसफॉर्म मतलब एक लाइक जनरेशन से या एक लाइक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक उसमें कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वो उसने एक बैक्टीरिया के साथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसने एक्सप्लेन करवाया। उसने जो बैक्टीरिया यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दिस कॉजेज द न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। अब उसने क्या किया, ये बैक्टीरिया के साथ माइस में एक्सपेरिमेंट किया। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, मैं एज अ स्टोरी आपको बताता हूँ, क्विकली देखेंगे। उसके दो स्ट्रेन्स होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की। एक होती है स्मूथ स्ट्रेन, एक होती है रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन इज विरुलेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट, विरुलेंट डिसीज कॉजिंग। और इसको मैं इजी वर्ड में लिखता हूं पैथोजेनिक, मतलब जिससे डिसीज या न्यूमोनिया होगा। एंड जो आर स्ट्रेन है जिसके पास म्यूकस कोट नहीं है, तो दिस इज नॉन विरुलेंट, इट इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। तो इससे न्यूमोनिया नहीं होगा, आर स्ट्रेन से, एस स्ट्रेन से होगा। अब उसने किया क्या देखो, उसने सबसे पहले लिए लाइक एस स्ट्रेन लिया, बैक्टीरिया लिया, उसको एक सस्पेंशन में डाला और उसका एक इंजेक्शन माइस को लगा दिया और माइस को देखा क्या कर रहा है। तो उसमें कुछ दिनों बाद लाइक न्यूमोनिया डेवलप हुआ एंड माइस डाइड, माइस डाइड, वो लाइक माइस मर गया। उसके बाद उसने किया आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, माइस को इंजेक्ट किया एंड ही ऑब्जर्व इस माइस को न्यूमोनिया नहीं हुआ एंड लाइक माइस सर्वाइव्ड और माइस लिव्ड। अब देखो उसने क्या किया, और होशियार था ना, ग्रिफिथ साइंटिस्ट लोग होते ही होशियार, कोई दिक्कत ही नहीं। उसने क्या किया, ये एस स्ट्रेन को हीट किल किया, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा खासा गर्म किया, बैक्टीरिया मर गए। हाँ, और उस हीट किल बैक्टीरिया को उसने माइस में इंजेक्ट किया। उसने माइस में क्या कर दिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। अब देखो एक्सपेक्टेड क्या था, एस स्ट्रेन है तो माइस तो मरना चाहिए था, पर माइस मरा नहीं, माइस लिव्ड। तो उसको पता चला अगर मैं बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल करके इंजेक्ट करूं तो लाइक माइस को निमोनिया नहीं होता। अब उसने और सोचा, उसने क्या किया देखो, एस स्ट्रेन के हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए, मतलब एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया उनको हीट करके मार दिया, और लिविंग आर स्ट्रेन लिया। आप देखो आपको क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है, हीट किल्ड से भी लाइक माइस को न्यूमोनिया नहीं होता, आर से तो बिल्कुल नहीं होता, तो माइस तो जिंदा रहना चाहिए था। बट इस केस में हुआ क्या, जब माइस को इनका मिक्सचर दिया तो माइस को न्यूमोनिया हो गया, माइस मर गया। अब तो ये हुआ प्रॉब्लम। तो ग्रिफिथ सोचने लगा टेक्निकली हीट किल्ड से बैक्टीरिया मरने नहीं चाहिए, आर स्ट्रेन से मरने नहीं चाहिए, दोनों को मिक्स करके तो बिल्कुल नहीं मरने चाहिए, इसलिए माइस जिंदा रहना चाहिए था, बट माइस डिड नॉट सर्वाइव। हाँ, तो इसी को बोला सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन इनटू द आर स्ट्रेन को उसने लाइक उसी ने क्या बना दिया, आर स्ट्रेन को लाइक विरुलेंट बना दिया जो नॉन विरुलेंट थी, ऐसे उसने पाया। देखो अभी उसको क्या हुआ ये पता नहीं, मतलब कौन ट्रांसफॉर्म हुआ या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये पता नहीं था। उसने क्या दिखाया, there was a transformation of non-virulent और non-pathogenic bacteria into the pathogenic one. ओके, देखो अब ये उसके एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, तो उसके बाद आए लाइक किसी को तो ये कौन सा सब्सटेंस है ये तो ढूंढना ही था कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है दैट ट्रांसफॉर्म्स द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू द पैथोजेनिक वन, और वो भी मरे हुए बैक्टीरिया से, जिंदा वाले बैक्टीरिया से नहीं, मरे हुए बैक्टीरिया से कर रहा है।
तो उसमें आए एवरी मैकलर्ड मैककार्टी। हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट उन्होंने इन 1933 टू 44 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज करी। व्हाट दे डिड, दे प्यूरिफाइड डीएनए आरएनए फ्रॉम द हीट किल स्ट्रेन। प्रोटीन डीएनए आरएनए, क्योंकि लोगों को लगता था प्रोटीन डीएनए आरएनए इन्हीं में से कुछ ना कुछ लाइक रिस्पॉन्सिबल होगा जो सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, देखो ये हीट किल स्ट्रेन ली, मतलब बैक्टीरिया की, उसी बैक्टीरिया की हीट किल स्ट्रेन ली। तो उसी हीट किल स्ट्रेन में से एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या कर लिया, प्रोटीन्स निकाले सारे, एक में सारे, हाँ एक में, मतलब हीट किल स्ट्रेन ली, एक में प्रोटीनेज डाला, दूसरे में आरएनएज डाला और तीसरे में डीएनएज डाला उनके अलीकोट में, एंड लाइक दे इंक्यूबेटेड इट। अब देखो, प्रोटीनेज विल डिग्रेड द प्रोटीन्स, आरएनएज विल डिग्रेड द आरएनए एंड डीएनएज विल डिग्रेड द डीएनए। तो उन्होंने उनको इंक्यूबेट किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस मिक्सचर में लिविंग आर सेल्स ऐड की, इसमें लिविंग आर सेल्स ऐड की, इसमें भी की और इसमें भी की, तीनों में की। अब ये करने के बाद उन्होंने देखा इन सेल्स को ग्रो करके कि वेदर दिस सेल्स, द आर सेल्स, लिविंग आर सेल्स बिकम स्मूथ। तो जब उन्होंने प्रोटीएज वाले मिक्सचर के साथ लिविंग आर सेल्स मिक्स की तो उनको दिखा कि स्मूथ बन रही है, मतलब अब तो ये विरुलेंट बनी। आरएनएज वाले मिक्सचर के साथ वाली देखी, तब भी उनको दिखा ये लाइक स्मूथ बन रही है। बट उनको डीएनए दैट डाइजेस्ट द डीएनए, उसके साथ मिक्स करने के बाद उनको बनने वाली जो सेल्स थी वो एस सेल नहीं थी, वो रफ ही रही। अब यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि लैक ऑफ डीएनए और द ट्रीटमेंट विद डीएनए does not transform the non-virulent cells or the R cell into the S cell। तो यहां पे हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल चुका था कि डीएनए और द न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली डीएनए, नॉट न्यूक्लिक एसिड, आई वुड से डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब पता चल चुका था पर सब लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे इमीडिएटली। तो आए दो बहुत महान साइंटिस्ट, हार्शे एंड चेज। उन्होंने देखो, दे प्रोवाइडेड अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल का मतलब इसके बाद कोई आर्ग्यू नहीं करनी है, मैंने प्रूव कर दिया तो कर दिया, एक बार समझ में आया तो खत्म, अब आपको वापस करने की जरूरत नहीं। ये अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने किसके साथ किया एक्सपेरिमेंट, वायरस, बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया के साथ किया। क्या देखते हैं हम लोग, उन्होंने पहले ये बैक्टीरियोफाज लिया, रेडियो एक्टिव S35 एंड रेडियो एक्टिव P32, इन दोनों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया था। बैक्टीरियोफाज लिए, हाँ, जो उनका न्यूट्रिटिव मीडियम था, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर वाला न्यूट्रिटिव मीडियम डाला और दूसरे में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला न्यूट्रिटिव मीडियम डाला, एंड दे लेट द वायरसेस टू ग्रो, लाइक डायरेक्टली मीडियम पे नहीं होते, सेल के साथ, बैक्टीरियल सेल के साथ उनको ग्रो करने दिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने जो हमें प्रूफ दिया, तो उसमें उन्होंने क्या किया पहले बैक्टीरिया के ऊपर जो बैक्टीरियोफाज ग्रो करते हैं उनके लिए रेडियो एक्टिव S35 का और रेडियो एक्टिव P32 का उनको न्यूट्रिटिव मीडिया दिया था वहां पे। अब जब ये वायरसेस उस पर ग्रो हुए फॉर द मल्टीपल जनरेशन, सो द बैक्टीरिया दोज वर ग्रोइंग ऑन अ रेडियो एक्टिव सल्फर, दे गॉट द सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर। जहां कहीं पे भी है उनमें सल्फर का सोर्स ही रेडियो एक्टिव सल्फर था, तो उनके पास सिर्फ रेडियो एक्टिव सल्फर आया। और जहां कहीं पे भी फॉस्फोरस है उनके केमिकल स्ट्रक्चर में, वहां सब जगह पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया। अब उन्होंने ये दोनों सेट अलग बनाए, एक ग्रुप को बोला चलो तुम लोग रेडियो एक्टिव सल्फर वाला लो, तुम लोग फॉस्फोरस, मिक्स नहीं होने चाहिए ना, हाँ, उन्होंने ही किया। मतलब एक ने क्या किया कि सल्फर वाले वायरसेस चूज किए, एक ने phosphorus, radioactive phosphorus. Now they started growing it on the like they started doing the experiment. तो बैक्टीरियोफाज विथ रेडियोएक्टिव सल्फर, उन्होंने पहले क्या किया, बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया और एट द सेम टाइम रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले वायरस से भी नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो पहली स्टेज थी इन्फेक्शन। अब उन्होंने इनको इन्फेक्ट होने के बाद
इन्फेक्ट हुआ मतलब क्या, बैक्टीरियोफाज वायरस के अंदर चला गया है। वायरस के अंदर क्या क्या चला गया है, बैक्टीरिया के अंदर वायरस का क्या क्या चला गया है, वही तो हमें देखना था। अब दिया उन्होंने ब्लेंडिंग करवाया, ब्लेंडिंग करवाया मतलब उसको एजिटेट किया ब्लेंडर में से, और इस एजिटेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, देखो जो बैक्टीरियल सेल के ऊपर हमारा वायरस अटैच था वो सेल से डिटैच हो गया। हाँ, वो सेल से डिटैच हो गया। अब उन्होंने उसको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज करके लिक्विड वाला पार्ट एंड ऊपर का, नीचे जो एक सुपरनेटेंट होता है एंड प्रेसिपिटेट होता है, जो हेवी होगा वो बैक्टीरिया वाला होगा, वो प्रेसिपिटेट में आएगा और सुपरनेटेंट पार्ट आएगा। इन दोनों को सेपरेट कर लिया दोनों सेट में ब्लेंडिंग के बाद। अब दोनों को सेपरेट करने के बाद हुआ कैसे, जो लाइक प्रेसिपिटेट था तो दोनों में सेल्स आ गई एंड दे चेक द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सुपरनेटेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेट। तो इस केस में हुआ कैसे, देखो देयर वाज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सल्फर इन द सुपरनेटेंट। तो ये हमें क्या पता चला, बैक्टीरियोफाज में तो डीएनए अंदर जाता है, तो सुपरनेटेंट में लाइक सल्फर ही है, फास्फोरस है ही नहीं। एंड यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहां पे पता चला, देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी लाइक डिस्कवर्ड इनटू द सुपरनेटेंट। तो जितनी फास्फोरस वाला था, क्योंकि फास्फोरस वाला पार्ट तो बैक्टीरिया के अंदर था, तो बैक्टीरियल सेल में उनको क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली। और वो कौन से एलिमेंट की मिली, फास्फोरस की मिली, सल्फर की नहीं मिली। उन्होंने ये कंपैरिजन किया ना, देखो यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी किसकी है, सल्फर की है, फास्फोरस की है, भी तो पता होना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता चलता तो आगे का प्रॉब्लम हो जाते। और यहाँ पे भी उनको जो रेडियो एक्टिविटी मिली सेल में, वो उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो यहां से पता चला हम लोगों को कि जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए एंड नॉट आरएनए और प्रोटीन। दैट वाज कंप्लीटली प्रूवन बाय द हर्शे एंड चेज। देखो लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, like DNA it can replicate, RNA can also replicate, stability it is more stable and less reactive due to the deoxyribose sugar and presence of thymine instead of uracil. It is less stable and more active due to the presence of ribose sugar, as so it is a catalytic in function. It is like very slow to the mutation, it is very prone to the mutation. एक्सप्रेशन एज अ मेंडेलियन करके जिसको हम जीन बुलाते हैं, आप लोगों को मालूम है, डिपेंड्स ऑन द आरएनए फॉर द एक्सप्रेशन थ्रू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमने देखा ना एमआरएनए टर्न्स इनटू द प्रोटीन। बोथ RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better, क्योंकि उससे एक स्टेप में ही प्रोटीन बन जाएगा। इसको DNA को RNA बनाना है, RNA को बाद में प्रोटीन बनाना है। तो RNA वर्ल्ड में हम लोगों को ये दो तीन चीजें, रिपेयर मैकेनिज्म also evolved for the DNA. Essential life processes were around, like they were developed around RNA. RNA it acts as the genetic material as well as the catalyst. RNA being catalyst, it is the reactive and unstable, and DNA has evolved from RNA with modifications to become more stable. Stability चाहिए, अदरवाइज बहुत चेंजेस हो जाते हैं। एंड हम लोगों को इसका एक प्रूफ हम लोगों को इवोल्यूशन में भी मिला है। हम जब इवोल्यूशन देखेंगे तब मैं आपको वापस बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पता चला दोनों क्या, लाइक डीएनए एंड आरएनए बोथ ऑफ देम कैन रेप्लिकेट। देखो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है, पूरा का पूरा डीएनए नेक्स्ट प्रोजेनी सेल में जाना जरूरी है जितना सेल के पास है। अगर वो ही कम हुआ और ये नहीं जा पाया तो नेक्स्ट जनरेशन के पास इंटायर डीएनए नहीं गया तो वो सेल मे नॉट इवन सर्वाइव। ओके, सो डीएनए से नया डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बुलाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए इटसेल्फ। इट यूकैरियोट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज, हमने देखा है G1, S, G2 एंड M फेज होती है। प्रोकैरियोट में जस्ट बिफोर द फिशन प्रोसेस से होता है। द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव। देखो ये सेमी कॉन्जर्वेटिव है, ये प्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सेमी कॉन्जर्वेटिव इसका मतलब क्या है,
समथिंग इज न्यू एंड समथिंग इज न्यू लाइक ओल्ड। हाँ, तो लाइक हम लोगों को ये मालूम पड़ गया और उसको हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना भी जरूरी था। The semi-conservative nature of DNA replication was initially proposed by the Watson and Crick. Specific pairing we have postulated immediately, such as the possible copying mechanism. ये उनकी जो स्टेटमेंट है उनके रिसर्च पेपर में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। The experiment was proved by the Nasselson and Stahl E. coli using the isotopes of nitrogen. Taylor in Vicia faba beans using the radioactive thymidine उन्होंने यूज करके, टेलर और उसके कलीग्स ने उन्होंने 1958 में ये प्रूव करके दिखाया था। देखो मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे और क्या क्या किया था। What they did, they grew the E. coli cells containing N15। अब देखो नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है N15 बुलाते हैं। आइसोटोप आप लोगों को समझ में आते हैं, ये रेडियो आइसोटोप है, लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आइसोटोप है विच इज हेवी, उसका वेट ज्यादा है। हाँ, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, एनसीईआरटी ने लाइन दी है, बहुत जगह पे लोग इसको रेडियो एक्टिव बुलाते हैं, गलत है ये, इट इज हेवी। हाँ, एंड उसको मल्टीपल जनरेशन के लिए उस हेवी NH4Cl सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हेवी वाला यूज किया। अब व्हेन दे वेर श्योर कि ईच एंड एवरी सेल इन दैट मीडियम हैज एक्वायर्ड दिस N15 इन देयर डीएनए, हाँ, तब उन्होंने उसमें से कुछ सेल्स निकालकर नॉर्मल दैट इज N14 NH4Cl पे शिफ्ट करवाई। उन्होंने क्या करवाया, व्हेन दे गॉट लाइक कंप्लीट एश्योरेंस कि हाँ अच्छी खासी मल्टीपल जनरेशन जाने दी ना, जब मल्टीपल जनरेशन जाएगी तो उनमें नया मीडियम का से ही नाइट्रोजन का सोर्स आएगा और वहीं से N15 का लाइक सोर्स है ना, तो ये तो उनको मिल जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने क्या देखा, देखो अब उन्होंने उनको सेल्स को N14 मीडियम, नॉर्मल मीडियम पे NH4Cl पे शिफ्ट कर दिया। अब मैंने बताया आप लोगों को कि दिस इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, दिस इज हेवी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखो व्हेन द सेल्स वेर लाइक ग्रोन ऑन द N15 NH4Cl, मतलब हेवी NH4Cl पे ग्रो की थी, तो उन्होंने यूज किया सीजियम क्लोराइड का एक डेंसिटी ग्रेडियंट। ये इसकी स्पेशलिटी होती है, इसमें ना वेट अगर मतलब डेंसिटी अलग अलग है ना, तो उस सब्सटेंस का डिफरेंट लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एवरीथिंग विल नॉट सेटल डाउन, जिसका जितना वेट होगा उसके उस लेवल पे, इसको डेंसिटी ग्रेडियंट हम इसलिए बुलाते हैं। हाँ हाँ, उसीलिए उसको डेंसिटी ग्रेडियंट बुलाते हैं हम लोग। क्या बुलाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब क्या होता है उसमें ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग विल नॉट प्रेसिपिटेट और सेटल डाउन एट द बॉटम। हाँ, कुछ चीजें ऊपर भी रहेगी, मतलब उसके डेंसिटी के अराउंड रहेगी। तो उन्होंने जब सबसे पहला जो सेल्स यूज की थी, दोज वर ग्रोन फॉर द मल्टीपल जनरेशन ऑन N15 मीडियम, उसका उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया इन द सीजियम क्लोराइड। तो उनको क्या पता चला कि उसमें तो लाइक बोथ द स्ट्रैंड्स वर कंटेनिंग द N15 ओनली, सो द एंटायर जेनेटिक मटेरियल गॉट एक्यूमुलेटेड एट वेरी नियर टू द बेस। अच्छा खासा नीचे वो एक्यूमुलेट हो गया। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसी सेल को एक जनरेशन के लिए, मतलब एक 20 मिनट्स की जनरेशन होती है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं 18 मिनट्स डीएनए रेप्लिकेशन को लगने वाला टाइम है इकोलाई में, हम अराउंड 20 मिनट्स की उसकी साइकिल, लाइफ साइकिल बुलाते हैं। तो 20 मिनट बाद उन्होंने उसमें से सेल निकाली और उन्होंने सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट पे दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सेम सेंट्रीफ्यूज किया। अब देखो उनको क्या मिला, जो एक नया बैंड मिला वो इट वॉज नॉट एट द पोजिशन ऑफ N15, हेवी वाले के जगह पे नहीं था पर बहुत ऊपर भी नहीं था, इट वॉज समवेयर इन बिटवीन। नाउ व्हाट दे डिड, दे लेट द सेल्स ग्रो और द 40 मिनट, मतलब 2 जनरेशन होने दी। अब 2 जनरेशन होने के बाद उनका जब डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उनको और एक नया बैंड मिला which was lighter than the like 20 minutes वाले बैंड से। ये तो 0 मिनट वाला बैंड था which was heaviest, it was somewhere, and the last 40 मिनट बाद वाला जो बैंड मिला that was the lightest।
अब इस 40 मिनट बाद वाले सेंट्रीफ्यूज में उनको एक भी हेवी बैंड नहीं मिला, मतलब N15 वाला बैंड नहीं मिला। तो उसी का मतलब क्या उनको प्रूव करने में आया कि दैट हेल्प देम टू प्रूव दैट लाइक डीएनए हर वक्त सेमी कॉन्जर्वेटिवली ही रेप्लिकेट होता है। मतलब एक स्ट्रैंड नया बनेगा। देखो यहाँ पे आप कलर के साथ देख सकते हो, ये N15 वाले दोनों सेम कलर के। यहाँ पे देखो एक N14 एक N15 अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों N14 वाले सेम कलर के मिले ऊपर और नीचे, और बीच में दो हाइब्रिड मिले आप लोगों को। तो ये हाइब्रिड वाला भी बाइंड मिला, और ये आप लोगों को लाइक N14 वाला भी बैंड मिला। Machinery and enzymes for the DNA replication. DNA dependent DNA polymerase is the enzyme that is required for the polymerization of the deoxyribonucleotides। मतलब उसकी नई चेन या नया स्ट्रैंड बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो जरूरी है, that is DNA dependent DNA polymerase। The rate of polymerization in E. coli is approximately 2000 base pairs per second। एक एक सेकंड देखो कितना फास्ट है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड होता है। एंड पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज, और इट इज ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब लाइक आई एम कंसीडरिंग, यू नो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब क्या बोलते हैं। Deoxyribonucleotide triphosphates has a dual purpose, they act as a substrate for the enzyme as well as they provide the energy for the polymerization reaction। इसको एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये एनर्जी हम लोगों को डी एनटीपीज, हम इनको ऐसे बुलाते हैं, डी एनटीपीज मतलब डीऑक्सी लाइक नाइट्रो लाइक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें एडिनोसिन बनेगा, गोनोसिन बनेगा, ऐसे बन जाएंगे वो। एंड डीएनए लाइगेज इज अंदर एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉइनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअसली और फ्रैगमेंट्स ऑफ स्ट्रैंड्स, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस। अब आप देखोगे यहाँ पे इस डायग्राम में ये रेप्लिकेशन फोर्क दिखा है, ये देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है वो ओरिजिनल डीएनए, एंड ये जो दूसरे कलर से दिखा है दोज आर नथिंग बट द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो देखो इस स्ट्रैंड को, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है दैट इज ये 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम पे, पर यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो जा रहा है इट इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही स्ट्रैंड में कंप्लीट। अब उसके अपोजिट स्ट्रैंड पे देखो विच इज ओरिजिनली 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, बट हमने यहाँ पे क्या देखा है, पॉलीमराइजेशन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके 5 प्राइम एंड से पॉलीमराइजेशन नया जो स्ट्रैंड बन रहा है उसकी डायरेक्शन बात करें, 5 प्राइम से 3 प्राइम जब आ रहा है, या यहाँ पे भी 3 प्राइम, यहाँ पे भी 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और यहाँ पे 3 प्राइम होगा। तो ये जो नए फ्रैगमेंटेड स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसको बुलाएंगे हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, और इसको बुलाएंगे हम कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस भी हम, या सेमी कंटिन्यूअस भी बुला सकते हैं। द replication occurs within a small opening of DNA helix that is called as replication fork। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो पूरा का पूरा डीएनए एक साथ नहीं सेपरेट किया जाएगा, इसको लाइक दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम लगता है, दैट इज हेलिकेज नाम का एंजाइम चाहिए। हाँ, वो हेलिकेज थोड़ा सा उस दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से दूर करेगा और उसके जगह पे वो नया स्ट्रैंड बनेगा, वो लाइक दैट विल अकर एट द ओनली रेप्लिकेशन फोर्क। The one strand, the one on the one strand replication is continuous with the template with the polarity 3 prime। template मतलब जिसके रेफरेंस से बन रहा है, while the other is discontinuous where the template polarity is 5 prime to 3 prime। देखो इसकी template की polarity 5 prime। origin of replication, definite region in the DNA where the replication begins। any mistake during replication would result in the mutation। अगर ये base pairing एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना या गलत कुछ हुआ तो उससे म्यूटेशन होते हैं, पर बहुत बार इसको हमारी सेल्स करेक्ट कर सकती है, उनके पास मैकेनिज्म होता है। फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन द पॉलीप्लॉइडी, जो हम लोगों ने लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में देखा हुआ है। एंड ई कोलाई कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन 18 मिनट्स। तो हम जनरली उसके
सेल साइकिल को लगने वाला टाइम 20 मिनट्स पकड़ते हैं, विच इज नॉट एग्जैक्ट, बट इसको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 18 लगते हैं, इसलिए हम लोगों ने 20 पकड़ा। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, हमारे सेंट्रल डोग्मा का दूसरा, पहले लाइक हमने रेप्लिकेशन देखा, अब ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। प्रोकैरियोट में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज था रेप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, एंड पॉलीमराइजेशन ऑलवेज अकर्स इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली, बाकी कोई डायरेक्शन में ये हो ही नहीं सकता। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक ही है, वाइल यूकैरियोट में 3 है, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2, आरएनए पॉल 3। आरएनए पॉल 1 that helps in the synthesis of rRNA which is 28S, 18S and 5.8S. RNA pol 2 that helps to synthesize hnRNA, heterogeneous RNA, and RNA pol 3 tRNA प्रोड्यूस करेगा, लाइक 5S rRNA and snRNA ये प्रोड्यूस करेगा। देखो अब यहाँ पे हम लोगों को दिया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को ये समझना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या है। देखो ये दोनों दिख रहे हैं वो अपने डीएनए स्ट्रैंड से। दिस स्ट्रैंड इज लाइक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो हम लोग इसमें से ये ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है उसको हमने बुलाया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड जो ग्रीन कलर का है उसको हमने बुलाया है कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो इट इज आयरनिक, कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड्स एनीथिंग। यहाँ पे जो नया डीएनए से आरएनए बनने वाला है, इस डीएनए से आरएनए नया आरएनए बनने वाला है, विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। हाँ ये हमारा नोटेशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आपको कितना भी लगे ये ऐसा कैसा किया है, पढ़े। उसमें देखो किसी भी जीन में 2 इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एक होता है प्रोमोटर, दिस इज द प्रोमोटर साइट जिसको हम बुलाते हैं जहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज, अगर प्रोकैरियोट है तो आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट है तो मेनली आरएनए पॉल 2 बाइंड होने वाला है, और टर्मिनेटर जहां पे जाकर ट्रांसक्रिप्शन मतलब दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विल बी स्टॉप्ड। एमआरएनए के सिंथेसिस को हम रोक देंगे, उसको हम टर्मिनेटर बुलाते, अदरवाइज अननेसेसरीली एमआरएनए बनता जाएगा ना। तो दिस इज नथिंग बट द एंटायर ट्रांसक्रिप्शन, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप लोगों को ये समझ में आना जरूरी है। ये प्रोमोटर कहां पे है, प्रोमोटर इज ऑलवेज नियर टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज नियर टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। हम टेम्पलेट स्टैंड के रेफरेंस से ही बात करेंगे यहाँ पे। हाँ तो आप लोगों को ये समझना थोड़ा सा इजी हो सकता है। आ गई बात समझ में यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? अब अगर डाउट नहीं है तो देन वी शैल मूव अहेड। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देख लो, एक जिसको हम एक बुलाएंगे प्रमोटर, देन अनदर वन इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड देन द टर्मिनेटर। हाँ चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखो हमारी सारी टर्म्स इसके कोडिंग स्टैंड के हिसाब से आएगी, बट हम लोग लाइक मैंने जब पहले बताया तो आप लोगों को टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से क्यों बताया मैंने आप लोगों को, ताकि हम आप लोगों को इतना याद रह सके कि हमारा जो एमआरएनए बनने वाला है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्टैंड। हाँ बट अगर आप लोगों को कहीं पे भी पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, तो उसके लिए हम लोग मोस्टली वी यूज द लाइक कोडिंग स्ट्रैंड एज अ रेफरेंस उसमें। तो बहुत बार अगर आप लोगों को प्रमोटर बोलना है तो प्रमोटर इज अपस्ट्रीम, ओके, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। इसको मैं यहां पे लिख ही देता हूं, दिस इज अपस्ट्रीम, दैट इज, एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। अब देखो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अपस्ट्रीम, दैट इज 5 प्राइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, अपस्ट्रीम का मतलब होता है एट द 5 प्राइम एंड, एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ पे 3 प्राइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू
कोडिंग स्टैंड। हम लोग इनकी पोजीशन बताते वक्त कोडिंग स्टैंड को पकड़ते, पर मैंने उस वक्त क्यों बोला कि ताकि आप लोगों को आगे जाकर समझ में आए हम लोग कौन सा स्टैंड यूज करने वाले। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बहुत इजी है, इट हैज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज। इसमें क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। देखो, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द promoter and initiates transcription. Initiating factor, that is rho, नहीं, it is sigma, sorry, not rho, it is sigma factor होता है, and that one is the rho factor that transiently associates with the RNA polymerase. RNA polymerase facilitates opening of helix. It is only capable of catalyzing the process of elongation. देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सिग्मा फैक्टर है विच इज द पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ओनली, ये प्रोमोटर साइड को बाइंड कर रहा है। देखो ये जो रेड वाला है ना, मतलब जो दूसरा स्ट्रैंड दिख रहा है आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम, स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिख रहा है। हाँ, बट यहाँ पे देखो जो आरएनए नया बनेगा दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाँ, तो यहाँ पे ये बाइंड हुआ, ये सिग्मा फैक्टर ने ये प्रोमोटर दैट इज इनिशिएट क्या करना है उसको रिकॉग्नाइज किया। नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन गिविंग द mRNA। ये आरएनए बन रहा है mRNA। व्हेनेवर इट विल रीच टू द टर्मिनेटर रीजन, यहां तक पहुंच गया देखो, टर्मिनेटर, तो वहां पे उसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक रो फैक्टर करके फैक्टर होता है। दैट रो फैक्टर as soon as it reaches to the terminator region, it will terminate the elongation process. तो ये 3 प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इसके लिए सिग्मा फैक्टर जरूरी है, वो अपने प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करके बाइंडिंग करवाएगा। आरएनए पॉलीमरेज विल कॉज द एक्चुअल इलोंगेशन, और उसके बाद जब ये रो फैक्टर टर्मिनेटर साइट पे चला जाएगा तो टर्मिनेटर साइट पे जाकर वो क्या करेगा, इलोंगेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। दिस इज नथिंग बट हैपेंस इन द प्रोकैरियोटिक और द बैक्टीरिया। यूकैरियोट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो चार है। देखो यूकैरियोट में क्या है, ये देखो, ये जिस जीन और जिसको हम सिस्ट्रॉन बोला, सिस्ट्रॉन मतलब ये एंटायर जीन है जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। हाँ, अब यूकैरियोट में एक स्प्लिट जीन मैकेनिज्म होता है। मतलब देखो इसमें ना जो अल्टीमेटली हमारा mRNA बनने से पहले एक hnRNA करके बनता है, उसमें ना ये 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट दिखते। देखो, फंक्शनल पार्ट होता है, इसको हम बुलाते हैं एक्सॉन। ट्रांसलेशन होके mRNA का कुछ पार्ट होगा जिसको हम बुलाएंगे इंट्रॉन, एंड उसके बाद वापस एक्सॉन। अब होता कैसे, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, देखो दिस इज नथिंग बट द एंटायर hnRNA। हाँ, इट इज अ स्प्लिट जीन मैकेनिज्म, मैं समझा रहा हूं। मतलब क्या होता है, देखो ये सिस्ट्रॉन है या एंटायर जीन है, इस एंटायर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर ये कंप्लीट hnRNA बना है। हेट्रोजीनस क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, इसमें दोनों होते हैं, लेकिन एक्सॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंट्रॉन से कोई अमीनो एसिड नहीं बनने वाला आगे जाकर, इंट्रॉन से आगे जाकर कोई अमीनो एसिड नहीं बनने वाला। तो हम लोगों को एक चीज करनी बीच में बहुत जरूरी पड़ती है, दैट इज इस इंट्रॉन को रिमूव कर दो। तो इसको देखो हम लोग 3 स्टेप में देखते हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल mRNA। देखो होता क्या है कैपिंग में, an unusual nucleotide that is methyl guanosine triphosphate, this is another type of nucleotide, is added at the 5 prime end of the hnRNA। hnRNA मतलब जिसमें इंट्रॉन्स है, अभी भी जिसमें इंट्रॉन्स है उसको हम बुलाएंगे hnRNA। तो देखो मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड, देखो पहले 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बन रहा है ना, तो 5 प्राइम एंड को ये ऐड किया जाता है, इसको कैपिंग बुलाते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आती है टेलिंग, दैट इज एडिनिलेट रेसिड्यू, नियरली 200 to 300 रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3 प्राइम एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैथड। उसके आगे पीछे क्या है उसके कोई लेना देना नहीं, इसके एंड में पॉली ए टेल बुलाते हैं हम इसको। देखो इसको क्या बुलाएंगे हम, पॉली ए टेल, एंड दैट विल बी एडेड देयर, एंड अल्टीमेटली उसका होगा स्प्लाइसिंग। द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। देखो ये टुकड़े बने इसके, देखो ना इसमें ये जो ऐसे कलर के येलोइश कलर के दिख रहे हैं ना आप लोगों को, दोज ऑल आर नथिंग बट द एक्सॉन्स। अब इतने सारे 1 2 3 4 5 6 एक्सॉन्स बने हैं, तो उन 6 एक्सॉन्स को एक कंटिन्यूस फैशन में ऐड करेंगे। ये पार्ट जो दिख रहा है अलग कलर का, दैट इज नथिंग बट द
आपकी पॉली ए टेल है। हाँ, ये पॉली ए टेल है और बीच में देखो ये पूरा येलो कलर का आपको लाइक मैसेंजर आरएनए दिख रहा है, ये कंप्लीटली आप लोगों को दिख रहा है। एंड दिस इज नथिंग बट द एमआरएनए। पहले बना था एचएनआरएनए। एवरीथिंग विल अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सारी प्रोसेस इनसाइड द न्यूक्लियस होगी और उसी के बाद ये एमआरएनए क्या होगा, हमारे सेल से न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। कहां पे आएगा ये, इसके बाद साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जेनेटिक कोड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें इसके एंड में आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए which contains information for the synthesis of protein chain. It is in the form of triplet. It was proposed by the George Gamow. He was a physicist, and it was like experimentally proven by the Nirenberg, Mathai and Hargobind Khurana. इनको Nobel Prize दिए। There is one important enzyme called as Severo-Ochoa enzyme or Ochoa enzyme, which is nothing but the polynucleotide phosphorylase. इसका नाम बहुत बार पूछते हैं आप लोगों को, polynucleotide phosphorylase. It is टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये क्या करता है एंजाइम, टेम्पलेट मतलब उसको रेफरेंस के लिए कोई नहीं चाहिए, सिर्फ उसको आप लाइक न्यूक्लियोटाइड दे दो, तो ये आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड दे दिए ना, तो ये क्या करेगा, उसका लाइक टेम्पलेट इंडिपेंडेंटली वो सिंथेसिस ऑफ आरएनए करेगा। मतलब कोई भी दो न्यूक्लियोटाइड दो और ये एंजाइम डाल दो, तो वो एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करेगा। कौन से सीक्वेंस में करना है उसको कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ करता रहेगा, आप सिर्फ उसको देते रहो। ओके इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड के, विच इज नॉन ओवरलैपिंग। दैट इज द नाइट्रोजन बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। एक नाइट्रोजन बेस एक कोडॉन का पार्ट है। इट इज अ ट्रिपलेट, वन कोडॉन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अनएम्बिग्युअस, वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडॉन मतलब एक, यहाँ पे देखो ना 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक यूनिट बनेगा उससे अल्टीमेटली एक ही अमीनो एसिड बनेगा। नियरली यूनिवर्सल, देखो ये इट इज नॉट यूनिवर्सल, ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको याद रखना, इट इज नियरली यूनिवर्सल। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोआ में कुछ अमीबा में लाइक एक्सेप्शंस है। इट इज डीजेनरेट वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मेनी कोडॉन। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड करता है, बट एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय द मल्टीपल कोडॉन्स एंड read in the continuous fashion without any कॉमा। और एक बार एमआरएनए बन गया तो उसका कंटिन्यूअसली उसको हम लाइक रीड करते जाएंगे, उसमें कहीं पे भी हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली लाइक देखो ना हमारे पास कितने लाइक नाइट्रोजन बेसिस है 4। हाँ, और जॉर्ज गैमो ने बताया कि ये ट्रिपलेट का ही होना क्यों है, क्योंकि 4:3 मेक्स द 64। ये 64 नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 64 कंप्राइजेस और इट एनकम्पासेस द ऑल द अमीनो एसिड। अगर आप 4:2 करते तो ये 16 ही बनाता, तो हमारे पास तो अमीनो एसिड 20 है, तो 4 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन ही नहीं रहता, तो हमें मिनिमम 3 का चाहिए। तो ये बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया, ये ट्रिपलेट का ही बनता है, उससे ज्यादा का बनता ही नहीं है। तब जाकर हम लोगों को पता चला। हाँ, और उसमें देखो ये 3 UAA, UAG एंड UGA, ये 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन है। अब देखो ये है हमारा जेनेटिक कोड। कैसे याद रखेंगे 2022 में और उसके पहले भी 1-2 बार इसके कोडॉन देखो और आपको अमीनो एसिड पूछे, बोलेगे एक क्वेश्चन के लिए इतना कौन रटेगा, रटना ही नहीं है, मैं हूं। लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू द वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर द एंटायर जेनेटिक कोड। हाँ, समझ लेते, देखो जेनेटिक कोड समझने की चीज है, सिर्फ रटने की चीज नहीं। कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी बट नॉट दिस एंटायर। लाइक आप जैसे CCC UGA करते बैठोगे तो आप ही पागल हो जाओगे। हाँ, ये करना नहीं। हम लोगों को याद रखने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। देखो पहले ये क्या है इंपॉर्टेंट, देखो दिस 64 कोड हम लोगों ने देखे एंड इनको हम लोगों ने डिवाइड किया है 4-4 के 4 रोज एंड कॉलम्स में। दिस इज नथिंग बट रो, ये इसको हम एक रो बुलाते हैं, दिस इज द रो। हाँ, एंड दिस इज अ कॉलम, ये होता है कॉलम। पहले ये समझ लो, ये ट्रिक समझने के लिए आप लोगों को बहुत बार आप लोगों को दिमाग में ये छूट जाता है कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। हाँ, तो इसके लिए देखो आपको रोज एंड कॉलम्स
का मतलब समझ गया। अब देखो इनका ना ये जो देखो सीक्वेंस है वो सबका सेम है। देखो UCAG, एक एक बॉक्स के लिए हम लोगों ने एक एक लेटर असाइन किया है, UCAG एंड अल्टीमेटली UCAG विद इन वन बॉक्स ऑल्सो वी हैव अ सेम सीक्वेंस। इसको हमने कभी चेंज नहीं किया है, UCAG 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 ऐसा सीक्वेंस है। अब देखो आपको जो चीज याद रखनी है या याद रखने के लिए ट्रिक में बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले अगर आपको कोई अमीनो एसिड से कोडॉन पूछा है या कोडॉन से अमीनो एसिड पूछा है, तो आपको क्या करना है कि सपोज आपको कोई भी एक कोडॉन दिया है तो आपको उसको देखना है, ये 3 लेटर्स होंगे ना, 1 2 3, 3 लेटर्स का होगा, बट ऑब्वियसली उसका पहला लेटर विल टेल यू द रो नंबर, second letter will tell you the column number, and third will tell you the UCAG का जो सीक्वेंस है उसमें से उसकी पोजीशन बताएगा, ये कौन सा है ये आपको बताएगा। मतलब सपोज मैं अगर ऐसे मान लू फॉर अ टाइम बीइंग कि मुझे एक कोडॉन दिया है, सपोज मुझे जो कोडॉन दिया है CUU, हाँ सपोज मुझे ये कोडॉन दिया है तो मुझे ये पहले क्या बताएगा, इसकी रो, तो हम लोगों को मालूम है UCAG, इसकी रो क्या होगी 2, उसके बाद U उसका कॉलम नंबर, ये कॉलम बताएगा। हाँ अब ये कॉलम कौन सा होगा, U मतलब ये फर्स्ट कॉलम होगा, और ये फर्स्ट में इसका भी ये अल्टीमेटली क्योंकि UCAG है ना। अब देखो ऐसे आप याद रखोगे ना तो आपको पूरा याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, कोई भी कोडॉन मिले या कोई भी अमीनो एसिड है तो याद क्या करना है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो यहाँ पे जो याद करने की चीजें ना वो बहुत सिंपल। हमारा जो पहला बॉक्स है उसमें 2 अमीनो एसिड्स आती है, पहले 2 अमीनो एसिड से फेनिल एलेनाइन एंड दूसरे 2 अमीनो एसिड से लूसीन, इस कॉलम में आते हैं 2 लूसीन। देखो 2 अल्टीमेटली हर एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 4 ही अमीनो एसिड आ सकते, उससे ज्यादा अमीनो एसिड्स आएंगे भी नहीं। अब देखो इसके नीचे जो हमारा सेकेंड बॉक्स है इसमें एक ही अमीनो एसिड आता है, तो चारों के चारों एक ही अमीनो एसिड के लिए जाते हैं, दैट इज ल्यूसीन के लिए, पूरे चारों के चारों एक ही अमीनो एसिड के लिए। उसके नीचे थर्ड बॉक्स में लाइक फर्स्ट रो में ही हम लोग फर्स्ट कॉलम में ही देख रहे हैं, सेकेंड रो में आ चुके हैं, यहां पे 2 अमीनो एसिड से, पहला है आइसोल्यूसिन, ये 3 कोडॉन से बनता है, और दूसरा है मिथियोनिन, ये आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, मिथियोनिन का एक ही कोडॉन है और दैट इज मिथियोनिन इज नथिंग बट द इनिशिएटर कोडॉन, AUG ही होता है इसका। अल्टीमेटली ये जो हमारा फोर्थ है तो इसमें एक ही अमीनो एसिड है दैट इज वैलिन, तो चारों के चारों वैलिन बनते। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? देखो इसको याद रखना, आपको सिर्फ कौन से बॉक्स में कितने अमीनो एसिड आते इतना ही याद रखना है, उसका कोड आप अपने आप लिख पाओगे कैसे, मैं विथ एग्जांपल आप लोगों को समझाने वाला हूं। 2 मिनट रुको, पहले मेरा इतना कंप्लीट हो जाने दो। उसके बाद देखो ये जो है इसमें सेरीन आता है, ये 4, उसके बाद प्रोलीन एक ही आता है, अगर एक ही आता है ना कोई भी बॉक्स में तो चारों के चारों कोडॉन उसी के लिए। नेक्स्ट में आता है थ्रियोनिन, ये भी 4 है, और इसमें आता है एलेनाइन, ये भी चारों के चारों एलेनाइन। तो देखो सेकेंड कॉलम में है उन सब में एक 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 ही अमीनो एसिड आता है, उससे ज्यादा आते ही नहीं है, बराबर है। उसके बाद थर्ड में देखो, थर्ड में टायरोसिन, ये 2 है, और स्टॉप कोडॉन है यहां पे 2 टायरोसिन है, 2 स्टॉप कोडॉन है। उसके बाद 2 हिस्टीडीन है, और उसके बाद 2 ग्लूटामीन है। उसके बाद देखो एक एस्परजिन है एंड एक लाइसिन है। उसके बाद यहां पे एक एस्पार्टिक एसिड है एंड एक ग्लूटामिक एसिड, दोनों एसिडिक 2 ही है, वो दोनों इस कॉलम में आ गए। लास्ट में देखो सिर्फ ये एक स्पेशल
बॉक्स है जिसमें 3 चीजें आती है। पहला आता है सिस्टीन, उसके 2 कोडॉन है, उसके बाद आता है एक बीच में स्टॉप कोडॉन आता है, उसका एक, एंड ट्रिप्टोफैन, इसका भी एक। उसके बाद देखो यहां पे अर्जिनिन है, विच इज कोडेड बाय द 4 कोडॉन। यहां पे सेरीन है वापस 2, एंड अर्जिनिन है वापस 2, एंड अल्टीमेटली हमारा लास्ट वाला है दैट इज ग्लाइसिन, 4 के 4। तो देखो ल्यूसिन, सेरीन एंड अर्जिनिन, इनके लिए टोटल 6 कोडॉन है। हाँ, आप देखोगे लाइक प्रोली, थ्रियोनिन, एलेनाइन, वैलिन एंड ग्लाइसिन, इनके लिए 4 कोडॉन है। आइसोल्यूसिन अकेला है जिसके लिए 3 है, मतलब स्टॉप के भी 3 है पर आइसोल्यूसिन के 3 है। हाँ, ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन दोनों के लिए एक एक ही है। आप बोलोगे सर ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, इतना सा छोटा सा याद रखना पड़ेगा। विथ दिस ट्रिक यू कैन राइट द कोडॉन ऑफ एनी अमीनो एसिड। कैसे? विथ एग्जाम्पल बताता हूं मेरे को आप लोगों को। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हमें प्रोलीन के कोडॉन आइडेंटिफाई करना, हम लोगों को प्रोलीन के करना। अब हम हमारी ट्रिक यूज करेंगे। प्रोलीन, उसका मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर क्या है? उसका रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 2, और हम लोगों को मालूम है उसमें प्रोलीन के चारों है, मतलब यूसीएजी सब कुछ चल जाएगा। तो दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, दूसरा रो मतलब इसके लिए लेटर आएगा सी, इसके लिए भी लेटर आएगा सी, और आइदर यू राइट यू सी सी यू सी सी ए और सी सी यू सी ए जी। आप बोलोगे सर ये तो दोनों सिंपल थे, 2 का ही था तो आपको इजीली आ गया, हमें कोई और एक आधा दूसरा डिफिकल्ट बताओ। चलो हम मान लेते हैं आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, अब आइसोल्यूसिन अगर आप देखते हो तो आप लोग देखो इसकी रो कौन सी है? 3rd रो, और उसका कॉलम कौन सा है? 1st। 3rd रो, 1st कॉलम, और उसमें से पहले 3, मतलब उसमें क्या आ जाएगा? यू, मतलब यहां पे नहीं, यहां पे लिखता हूं यू सी ए, ये तीनों में से। अब 3rd रो, 3rd रो का पहला लेटर, मतलब पहला लेटर के लिए 3rd लेटर कौन सा है? ए। 1st कॉलम का लेटर कौन सा है? यू, ए यू यू, ए यू सी एंड ए यू ए, ये तीनों आइसोलेशन भी है। आप बोलोगे आप ये भी बहुत इजी था, और कोई एक आध दूसरा, सॉरी थोड़ा सा डिफिकल्ट बताओ। तो चलो हम लोग डिफिकल्ट देखते हैं, और उससे भी थोड़ा सा कौन सा लेंगे? अर्जिनिन लेते हैं। चलो अर्जिनिन, अब देखो अर्जिनिन के लिए ना टोटल 6 अमीनो एसिड है, और 6 कोडॉन है, सॉरी 6 अमीनो एसिड नहीं 6 कोडॉन है, और उसके 2 पॉसिबिलिटी है। तो पहले के लिए हम लोग मान लेते हैं, देखो अर्जिनिन कहां पे है, देखो ये है, कौन सी रो? 2nd रो 4th कॉलम। तो अर्जिनिन के लिए 2nd रो 4th कॉलम, 2nd रो 4th कॉलम, यू सी ए जी, 4 है ना। और अर्जिनिन के लिए और एक भी है, यहां पे देखो 3rd रो 4th कॉलम। 3rd रो 4th कॉलम मतलब क्या? 3rd रो, इसके लिए 3rd रो 4th कॉलम, और नीचे के 2 सिर्फ ए जी, ऊपर के 2 के लिए सेरीन है। अब 2nd रो 4th कॉलम, 2nd रो के लिए लेटर क्या आता है हमारा? बट ऑब्वियसली 2nd रो के लिए लेटर आता है अपना सी, एंड 4th कॉलम के लिए अपना लेटर आता है ए। तो सी ए सी ए सी ए, मतलब ये चारों, सी ए यू सी ए सी ए जी। अब देखो 3rd रो एंड 4th कॉलम, 3rd रो के लिए पहला लेटर आता है अपना ए, 4th कॉलम के लिए अपना लेटर आता है कौन सा? बट ऑब्वियसली कौन सा आएगा? जी, यहां पे भी ए जी, ऐसे करके। तो आपको अगर
कोडॉन दिया है तो उससे आप अमीनो एसिड प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए आपको इतना एक टेबल याद करना पड़ेगा, और आपको अमीनो एसिड दिया है तो उस टेबल की पोजीशन आपको इतना टेबल याद करोगे ना, सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो कि हमारा सीक्वेंस क्या है, यूसीएजी यूसीएजी। एक बार इतना सीक्वेंस आ गया, आप सब कुछ अपने आप सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दिस वाज अ वेरी लाइक टाइम सेविंग ट्रिक फॉर यू, जिससे मैंने मेरे टाइम पे बहुत मतलब हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे इस पे, तो वो उस वक्त मुझे बहुत सहायता हुई है आप लोगों को। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट टू आइडेंटिफाई द आइदर कोडॉन और द अमीनो एसिड फ्रॉम दिस टेबल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। मुझे मालूम है इसमें से लाइक ट्रांसलेशन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसीलिए नहीं किया है कि वो बहुत लाइक इजी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, मतलब वहां पे थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा। तो जितना कंसेप्चुअल चीजें थी तो मैंने सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूड करवा कर ली है। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। में अगले और एक चैप्टर का ऐसे ही वन शॉट वीडियो लेकर आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।